आपने कभी सोचा है कि अगर आपने पैसा उधार रुपए में लिया है लेकिन अगर उसे चुकाना डॉलर में पड़े तो क्या यह प्रक्रिया सस्ती होगी या काफी महंगी, और तब जब रुपए लगातार गिर रहा हो। यही सेम स्थिति इस वक्त भारतीय कंपनियों की है, जिन्होंने बाहर से तो खूब सारा पैसा लिया है लेकिन अभी गिरता हुआ रुपए उनकी स्थिति को खराब कर रहा है। तो ऐसे में उन कंपनियों के लिए क्या उनकी वित्तीय जो है स्थिति होने वाली है और क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है, समझेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम पाठक स्वागत करती हूँ आपका चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम बात करेंगे कि गिरता हुआ रुपए भारतीय कंपनियों की स्थिति को और भारतीय अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों को कैसे प्रभावित कर रहा है। साथ में हम यह भी जानेंगे कि स्थिति से निकलने के लिए क्या संभावनाएं हैं, क्या प्रयास है, सरकार क्या प्रयास कर रही है या क्या प्रयास किया जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर इस टॉपिक को अपने स्टेट पीसीएस के मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, खासकर यूपी के लिए या उत्तराखंड के लिए, तो ये आपका डायरेक्टली जीएस 3 में आ जाता है। लेकिन अगर आप बिहार के लिए है या फिर झारखंड, हरियाणा, राजस्थान या फिर हिमाचल या किसी अन्य स्टेट का अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो भी अर्थव्यवस्था या फिर करंट जो आपका अफेयर है वहां पर आप इस टॉपिक को मेंस के लिए रिलेट कर सकते हैं। साथ ही रुपए का मूल्यह्रास क्या होता है, ये इसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपके सारे ही राज्यों के प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खबर की, कैसे इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे यहाँ पर गिरता हुआ रुपए जो है वह यहाँ पे भारतीय कंपनियों पे यहाँ पर क्या कर सकता है, वित्तीय बोझ को बढ़ा सकता है। इससे पहले हमें ये समझना है कि रुपए का गिरना क्या होता है, तो सबसे पहले इसे समझते हैं। देखिए, हम इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक सिचुएशन इमेजिन करनी है हमें। ऑल्दो रुपए इस टाइम पर $1 की वैल्यू $80, यहाँ पर $80 की वैल्यू जो है $1 के करीब होती है, बट इजी कैलकुलेशन करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो $20 बराबर है $1 के। कितने के बराबर है? $1 के। अगर यहाँ पर रुपए क्या हो जाता है, 25 हो जाता है, जो हो गया $1 के। अब आप कहेंगे कि रुपए की कीमत तो बढ़ गई, तो रुपए गिरना कैसे हुआ? यही गिरना हुआ, समझिए। पहले आप यहां पर अगर आपके पास $100 थे तो आप कितने डॉलर ले सकते थे? अगर $20 के हिसाब से होता तो आप पहले $5 खरीद सकते थे। इतने में कितना खरीद सकते थे? $5 खरीद सकते थे। लेकिन अब जब यहाँ पर $25, ये सिचुएशन है, $25 हो गया है $1 के, तो अब आप यहाँ पर कितना खरीद सकते हैं रुपए 100 में? $4 ही तो खरीद सकते हैं। अंततः $1 की कमी आई ना, रुपए गिरा। हमारी क्रय शक्ति जो समता है, जो हमारी सिचुएशन है, हमारी मुद्रा की जो पावर है, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुई है। इसी को कहते हैं डिवैल्यूएशन, मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, या हम कहते हैं रुपए का मूल्यह्रास, रुपए का अवमूल्यन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? अवमूल्यन हुआ है, रुपीस का डेप्रिसिएशन। तो ये हमने समझा। अब एक बात बताइए कि अब यहाँ पर मान लीजिए पहले हम $100 में 5 चीजें खरीद लेते थे, अब हम क्या होगा, $100 में 4 ही चीजें खरीद पाएंगे। मतलब यहाँ पर हमने क्या समझा कि इस सारी सिचुएशन से हमारा आयात महंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयात महंगा हो जाएगा। ठीक है, बाहर से हम कुछ भी मंगाएंगे महंगा हो जाएगा, लेकिन हम बाहर चीजें भेज तो सकते हैं, राइट ना? क्योंकि हमारा तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि, लेकिन यहाँ पर आयात महंगा होगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। मतलब इंपोर्ट क्या होगा, यहाँ पर एक्सपेंसिव हो जाएगा, एंड एक्सपोर्ट जो है वो हमारे लिए थोड़ा चीपर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आयात महंगा हो रहा है तो हर चीज आने वाली महंगी होगी। बाहर से जो हमने पहले पैसा लिया था, पहले अगर हम बाहर से $5 ले रहे थे, कितना ले रहे थे? $5 ले रहे थे, तो हमें कितना था? $100 देना था। अब अगर हम बाहर से $5 जो हमने लिया था कि भाई हमने $5 दे दो, हम $100 देंगे, अब क्या हो रहा है? उन्हीं $5 के लिए अब हमें $125 देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए एक कंपनी है हमारी यहाँ पर अनिकेत की, अनिकेत ने यहाँ पर 100 जो है यहाँ पर क्या किया,
$5, 5 ट्रिलियन में मान लीजिए, 5 यहाँ पर किसी भी अमाउंट में आप मान लीजिए, उसने $5 बाहर से क्या किया, कर्ज लिया। पहले उस कर्ज के लिए उसे मात्र 100 रुपए देना था, लेकिन जैसे ही रुपए का यहाँ पर अवमूल्यन हुआ, अब उसको कितना देना पड़ेगा, 125 रुपए देना पड़ेगा। मतलब 25 रुपए उसकी कॉस्ट बढ़ गई, कंपनी की लागत बढ़ गई, कंपनी का फाइनेंशियल लॉस हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर अब आप समझेंगे कि इस तरह अगर आप देखेंगे तो पहले उसे कितना देना पड़ रहा था, 100 रुपए देना पड़ रहा था $5 के लिए, लेकिन अब उसे कितना देना पड़ेगा, 125 रुपए देना पड़ेगा, और यहीं से उसका लॉस हो जाता है कंपनी। यही स्थिति आज भारतीय कंपनियों के संदर्भ में देखी जा रही है कि भारतीय कंपनियां क्या है, जिन्होंने भी बाहर से पैसा लिया है, या हमारे देश में जो भी बाहर से पैसा आया है, अब पैसे को चुकाना हमारे लिए महंगा हो जाएगा, क्योंकि भाई पहले हम यहाँ पर क्या है, जो चीज हम 100 रुपए में काम चल सकता था, अब 125 देना पड़ेगा। आगे की चीजों को समझते हैं तो यहाँ पर क्या है, तो यही है कि रुपीस का डेप्रिसिएशन हो रहा है, जिससे जो भी हमारा फाइनेंशियल बर्डन, हमारा वित्तीय बोझ जो है वो बढ़ रहा है। अब यहाँ पर एक शब्द है हेजिंग। क्या होता है, हेजिंग। हेजिंग क्या होता है इसको भी समझिए। ये स्थिति हम सबको पता है कि होने वाली होती है। एक अर्थव्यवस्था में कुछ भी स्थिर तो नहीं है, इस दुनिया में ही कुछ परमानेंट नहीं होता, तो इकोनॉमी कैसे परमानेंट हो जाएगी। जाहिर सी बात है यहाँ भी कुछ चुनौतियां आएंगी। उन्हीं चुनौतियों के लिए जो कंपनियां होती हैं वो पहले से तैयार होती है। वो कहती है, एक काम करते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक समझौता कर लेते हैं कि क्या हो, कुछ भी कीमतों में बदलाव चढ़ाव उतार चढ़ाव होता रहे, हमने जो बात फाइनल की है इसी पे ही हम पैसा देंगे। 100 रुपए बात हुआ था $5 के लिए, 100 रुपया ही देंगे, 125 नहीं देंगे। इस तरीके की रणनीति को हम कहते हैं हेजिंग। क्या कहते हैं हम, हेजिंग। मतलब एक ऐसी रणनीति जिसमें निवेशक उतार चढ़ाव के संभावित जो जोखिम है उससे निपटने के लिए पहले ही तैयार रहते हैं। इसी को ही कहा जाता है, क्या, हेजिंग कहा जाता है। इट्स अ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल लॉसेस ड्यू टू द करेंसी फ्लक्चुएशन, इंटरेस्ट एंड द चेंज अदर फाइनेंशियल रिस्क। जो भी वित्तीय जोखिम है, जो भी फाइनेंशियल रिस्क है, उससे निपटने के लिए रणनीति होती है। इसी के लिए यहाँ पर कुछ टाइप्स है किसके, हेजिंग के कुछ प्रकार है, जिसमें पहला है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये क्या होता है, इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें जो भी एक बायर और एक सेलर, दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच में एक समझौता होता है कि देखो, हमारा चाहे जो मर्जी एक्सचेंज रेट जो है फ्लक्चुएट होता रहे, विनिमय दर फ्लक्चुएट होता रहे, 25 की जगह 30 हो जाए, ठीक है, रुपए का यहाँ पर जो है रुपए की जो वैल्यू है वो 30 हो जाए, 35 हो जाए, 40 हो जाए, हमने जिस बात पे वादा किया है उसी पे ही डिसाइड होगा। फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात कर रहे हैं ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इसमें क्या है, हमने क्या समझा कि यहाँ पर क्या होता है, एक फिक्स्ड रेट, एक निश्चित दर होती है, इसी निश्चित दर पर दोनों के बीच में बात होती है। नेक्स्ट है करेंसी ऑप्शंस। इस करेंसी ऑप्शंस में क्या होता है, यहाँ पर ये देखिए, एक डिसाइड कर लेते हैं एक सेट रेट कि क्या है, इस सेट रेट पर हमारे पास ये जो करेंसी है, ऑल्दो ये बाध्यता नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपनी है वो ये कह रही होती है कि यहाँ पर क्या है कि फ्यूचर में एक निश्चित इस टाइम पर यही रेट होगा। और तीसरा तरीका होता है क्रॉस करेंसी स्वैप्स। क्रॉस करेंसी स्वैप्स में क्या है कि यहाँ पर जो है स्वैपिंग होगा एक निश्चित अवधि तक, कि हम आपस में क्या कर लेंगे, यहाँ पे करेंसी का एक स्वैप एक निश्चित तौर पर चलता रहेगा। मतलब यहाँ पर हेजिंग से बचने की ये एक रणनीतियां हैं, इनको हमने यहाँ पर जो है वो समझा। इसके बाद आता है कि अब रुपीज डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्या होता है रुपए का मूल्य ह्रास। तो रुपए के मूल्य ह्रास को या रुपए के अवमूल्यन को हमने ऐसे ही समझा कि भाई जो हमारी रुपए है और जो हमारा डॉलर है मान लेते हैं, उनके संदर्भ में हमारी रुपए का क्या है, वैल्यू जो है उसमें कमी आ रही है। मतलब पहले रुपया 20 रुपए में हम $1 ले पा रहे थे, अब 25 रुपए हो गया है, समझ गए। रुपए का कीमत तो बढ़ गया है बट उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। इसे रुपीज डेप्रिसिएशन जो है वो कहा जाता है। और माना जाता है कि यहाँ पर दिसंबर 2024 तक क्या हो गया है, 2.12% जो है ये देखा गया है। फिर इसके अलावा हमने क्या समझा,
तो इसके अलावा अब आरबीआई का क्या यहाँ पर स्टैंस है, आरबीआई इस बारे में क्या सोचता है। आरबीआई का स्टैंस है कि भाई ठीक है, रुपीस डेप्रिशिएट होने दो अभी, ठीक है। इससे क्या है, पहले आरबीआई ये करता था कि कहीं ना कहीं वो स्थिरीकरण पे ज्यादा बढ़ावा देता था, पर अब वो क्या कर रहा है, अब वो यहाँ पर रुपीस डेप्रिशिएट होने दे रहा है, जिससे भारत का निर्यात देखिए, जब भी रुपीस डेप्रिशिएट होगा यहाँ पर क्या होगा, हमारे निर्यात जो होंगे ना उसको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर है कि ठीक है, इसको होने दो। कंपनीज का क्या है, कंपनीज भी यहाँ पर यही है कि भाई उनकी लागत जो है वो बढ़ जाने वाली है, और इकोनॉमी का भी यही पर है कि क्या किया जाए, कैसे इसको बैलेंस जो है वो किया जाए। ये एक बड़ी एक समस्या हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इसका यही ओवरऑल क्या यहाँ पर होने वाला है, कहीं ना कहीं हमारा जो वित्तीय बोझ है वो बढ़ने वाला है। जो बाहर से लेने वाली उधारियां हैं उनकी लागत बढ़ने वाली है, जो बाहर से जो कंपनियां पैसा लेती हैं उनके बीच में उनकी रणनीतियों में कहीं ना कहीं अब हमें यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है कि बाहर से जो कंपनियां पैसा लेकर आ रही हैं, यहाँ से जो कंपनी बाहर से जो पैसा लेकर आ रही है वो यहाँ के कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो भी खर्चा कर रही है, हमें उनमें भी कमी देखने को मिल सकती है। तो ये हमारा भारतीय कंपनियों पे ही हम देखें तो उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जिस तरीके से वो पैसे को खर्च कर रही थी, वो उसमें भी अब हमें ये देखने को मिलेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर उनका कम हो सकता है। तो कैसे इसको कम किया जा सकता है, क्या इसके प्रयास हो सकते हैं? तो एक प्रयास तो हमने एक रणनीति की बात की, हेजिंग की, कि हेजिंग करके वो क्या कर सकती हैं, इस रिस्क को कहीं ना कहीं कम कर सकती है। दूसरा, पैसे लेने के जो सोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई करना, उनका विविधीकरण करना, जिससे ये चीजें हो पाए, और एक बेटर एक फाइनेंशियल प्लानिंग करके हम यहाँ पर इस चीजों को टैकल कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट किया जाए, सो दैट क्या हो, हमारे यहाँ पर जो ब्याज दर है उसका सही प्रबंधन हो, जिससे क्या हो कि जिन्होंने भी उधार लिया हुआ है उनका बार बार इस तरीके से रेट्स में कोई हमें एक चेंज, एक उतार चढ़ाव ना देखने को मिले। और गवर्नमेंट और आरबीआई इनका भी यहाँ पर एक गाइडलाइन अगर ये जारी करे, जिससे क्या हो, या हेजिंग के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका यहाँ पर जो है सो अगर अवेयरनेस हो, तो क्या हो चीज़ों का कहीं ना कहीं रिस्क को कम किया जा सकता है। और यहाँ पर क्या है, एक करेंसी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की भी आवश्यकता है जो इस तरीके के रिस्क को टैकल करे। तो यहाँ पर हम पहले एक बार इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। शॉर्ट में हम क्या समझे, यहाँ पर हमने समझा कि रुपए का अगर हमारा अवमूल्यन होता है, क्या होता है, रुपए का अगर अवमूल्यन होता है, रुपीस का अगर कीमतों में यहाँ पर अगर हम रुपए की अगर हम वैल्यू में गिरावट देखते हैं तो उसका असर क्या है। अगर हम उसके प्रभावों की बात करें तो प्रभाव क्या होगा, प्रभाव हमने देखा कि भाई जो भी कंपनी होंगी इन कंपनी की लागत बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, लागत बढ़ जाएगी। इन कंपनियों के ऊपर ये जो बाहर से उधारियां लेते हैं इनके पुनर्भुगतान का ये महंगा हो जाएगा। ये जो यहाँ पर पूंजीगत खर्चा कर रहे हैं, ये पूंजीगत खर्चों में भी हमें कमी देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आरबीआई का क्या स्टैंस है, आरबीआई जहां पहले स्थिरीकरण को बढ़ावा दे रहा था, स्टेबलाइजेशन पे बढ़ावा दे रहा था, अब कहीं ना कहीं वो यहाँ पर अवमूल्यन को यहाँ पर होने दे रहा है, राइट ना, डेप्रिसिएशन होने दे रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अभी लेकिन अगर यही स्थिति रही तो हमें पता है कि लोन या बाहर से जो भुगतान है वो काफी महंगा हो जाएगा। तो ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी नीतियां बनाया जाए जैसे कि करेंसी यहाँ पर जो है सो स्वैप एग्रीमेंट्स को हम लागू कर सकते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हम कुछ फ्रेमवर्क्स को लागू कर सकते हैं, आरबीआई कुछ रणनीतियों को जारी कर सकता है, जिससे जो भारतीय कंपनी है उनके यहाँ पर उनके सामने ये जो संकट आ रहे हैं उन संकटों को यहाँ पर पाटा जा सके। यहाँ पर जो ऋण लेने के तरीके हैं हम उनका विविधीकरण कर सकते हैं, और इस तरीके से कहीं ना कहीं इस समस्या से यहाँ पर जो है इस समस्या का एक जो है ये यहाँ पर हल हो सकता है। तो ये हमने पूरा समझा कि रुपए का जब अवमूल्यन होता है तो उसका एक इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे कि अभी भारत में लगातार रुपए की गिरती स्थिति भारतीय कंपनियों के लिए किस प्रकार की स्थिति लेकर आ रही है और उससे किस प्रकार से यहाँ पर हैंडल किया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।